नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किल स्टडी चैनल में। तो दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हो कि यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था 19 फरवरी को, आयोग ने उसकी आंसर की जारी कर दी है। लेकिन दोस्तों, जो आयोग ने आंसर की दी है वो गलत आंसर की दी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए जीके और रीजनिंग के जो क्वेश्चन पूछे गए थे जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम में, उन क्वेश्चनों के 100% सही आंसर लेकर आया हूँ। आप दोस्तों अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके और मैंने जो आंसर बताए हैं इन आंसरों से अपना क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने जो है हिंदी के क्वेश्चनों को बताया है। और दोस्तों, आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन है, वह विकल्प चुनिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित हो जिस प्रकार दूसरा पद पहले से। दोस्तों, बताना था कि आपको देश का संबंध जो प्रधानमंत्री से है उस प्रकार राज्य का संबंध किससे होगा। तो आप सभी जानते होंगे राज्य का संबंध होगा मुख्यमंत्री से। जिस प्रकार दोस्तों देश में प्रधानमंत्री होता है उसी प्रकार राज्य में मुख्यमंत्री होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न श्रेणी में आने वाली अगली संख्या चुनिए। तो यहाँ पर अगली संख्या बतानी थी, यानी कि श्रेणी को पूरा करना था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 31 से आया यहाँ पर 37 और फिर 41 और फिर 43। अगर दोस्तों आप यहाँ पर नोटिस करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभाज्य संख्याओं का क्रम चल रहा है। यानी दोस्तों 31 से आया 37, फिर 41, फिर 43 और फिर आएगा बाद में दोस्तों 47। यहाँ पर 45 नहीं आएगा क्योंकि 45 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, 47 हमारी अभाज्य संख्या है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मनीष नितिन का भाई है। यानी कि दोस्तों मनीष और नितिन जो है आपस में भाई हैं। शांता दया की माँ है, जो शांता है वो दया की माँ है और मनीष की मौसी है। यानी कि दोस्तों मनीष और नितिन की मौसी हैं शांता। आगे देखते हैं, मनीष का दया से क्या संबंध है। यानी कि दोस्तों दया जो है ये मनीष की मौसी का लड़का है। तो यानी कि दोस्तों उसका मौसेरा भाई हुआ। तो यहाँ पर दिया हुआ है मौसेरा या मुमेरा भाई। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, रेसिस्टेंस शब्द का दर्पण प्रतिबिंब पहचानिए। यानी कि दोस्तों इस शब्द का हमें बताना था कि दर्पण में यह कैसा दिखाई देगा। तो अगर दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को करना चाहते हैं तो आप इनको ऑप्शन की सहायता से बड़े ही आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आर तो यहाँ पर स्टार्टिंग में आएगा नहीं, तो यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन कट जाएगा। और यहाँ पर बी भी नहीं आएगा, ये भी हमारा ऑप्शन कट जाएगा। अगर दर्पण में देखेंगे तो स्टार्टिंग में जो आएगा हमारा ई आएगा। तो यानी कि ये दोस्तों दोनों ऑप्शन हमारे बचे। अगर दोस्तों आप यहाँ पर नोटिस करें तो यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में आपको आर के बाद एस दिया हुआ है, जबकि दोस्तों यहाँ पर आर के बाद ई आना है। यानी दोस्तों जो हमारा ये सी ऑप्शन है ये भी कट जाएगा, यहाँ पर हमारा बचेगा ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों इसी प्रकार से पूछा गया था, टेलीस्कोप शब्द का दर्पण प्रतिबिंब बताना था। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप इसी तरह से करेंगे तो काफ़ी आसानी से हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर टी जो है ये इन्होंने स्टार्टिंग में दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर स्टार्टिंग में जो आएगा वो ई आएगा। तो ये वाले दोनों ऑप्शन हमारे कट जाएंगे। और दोस्तों आगे अगर आप देखें तो यहाँ पर टी के बाद ई और एल दिया हुआ है, यहाँ पर इन्होंने टी के बाद एल कर दिया, जबकि हमारा ए ऑप्शन भी कट जाएगा। हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर बच जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वह विकल्प चुने जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से। यानी दोस्तों चिकित्सक का जो संबंध स्टेथोस्कोप से है, आपको नाभिक का संबंध बताना है कि किससे है। तो नाभिक का संबंध होता है कंपास से। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न श्रेणी में आने वाली अगली संख्या चुनिए। तो यहाँ पर आपको अगली संख्या बतानी है कि अगली संख्या क्या आएगी। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टार्टिंग में इन्होंने 2 का वर्ग किया और बाद में 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का। यानी दोस्तों यहाँ पर भी अभाज्य संख्याओं का वर्ग किया जा रहा है। तो 7 के बाद अभाज्य संख्या क्या आती है 11, यानी कि 11 का वर्ग हो जाएगा 121। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों बेन आरेख से संबंधित है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, दिए गए बेन आरेख में उस समूह को पहचानिए जो उन अभिनेताओं का निरूपित करता हो जो गायक हैं लेकिन इंजीनियर नहीं। तो दोस्तों ऐसे अभिनेता बताने हैं जो गायक तो हों लेकिन इंजीनियर नहीं हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बी जो है ये अभिनेता भी हैं और गायक भी, लेकिन दोस्तों ये इंजीनियर नहीं है। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों बेन आरेख से संबंधित है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, दिए गए बेन आरेख में उस समूह को पहचानिए जो उन इलेक्ट्रोशियन को निरूपित करता हो जो ना प्लम्बर हो ना मोटर मैकेनिक। दोस्तों आपको ऐसे इलेक्ट्रोशियन को बताना है जो ना तो प्लम्बर हो ना मोटर मैकेनिक हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डी में यहाँ पर हमें दिख रहा है कि डी जो है ये इलेक्ट्रोशियन है, लेकिन दोस्तों ना ये प्लम्बर हैं और ना मोटर मैकेनिक हैं। तो यहाँ पर डी आंसर हमारा जो है राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक कूट भाषा में ALMIGHTY का कूट 95 है, इस भाषा में MESSIAH का कूट क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इन्होंने इन सभी का जो कोड होते हैं उनको सबको जोड़कर यहाँ पर लिख दिया। तो आपको जो है इसमें भी ऐसे ही करना है। अगर दोस्तों आप इन सभी को जोड़ेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों 74, यानी कि 74। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे एक कथन के साथ 3 कार्यवाहियाँ दी गई हैं जिन्हें 1, 2 और 3 का नाम दिया गया है। कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और तय करें कि कौन सी कार्यवाहियाँ दिए गए कथन का अनुसरण करती हैं। तो आपको दोस्तों यहाँ पर एक कथन दिया हुआ है और इसके नीचे 3 निष्कर्ष दिए हुए हैं। तो आपको बताना है कि कौन सी कार्यवाही यानी कि दोस्तों कौन सा निष्कर्ष कथन का अनुसरण करता है। तो यहाँ पर कथन है, प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में लोग दूषित जल पीने से मर जाते हैं। तो ये दोस्तों कथन दिया हुआ है और इसके नीचे 3 कार्यवाहियाँ दी हुई हैं। तो पहली है, सरकार को तुरंत प्रभावितों को वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये इससे कथन से हमारा नहीं मिलता है। नेक्स्ट है, लोगों को उपभोग के लिए शुद्ध जल का उपयोग करने के लिए शिक्षित किया जाना चाहिए। ये भी दोस्तों बिल्कुल सही बात है। और नेक्स्ट देखते हैं, लोगों को जल पीना बंद कर देना चाहिए। तो ये भी दोस्तों गलत बात है। तो यानी कि दोस्तों हमारा जो 2 व निष्कर्ष है यानी कार्यवाही है वो अनुसरण करता है। तो यह देख लेते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन बी में दिया हुआ है केवल 2 अनुसरण करती है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों इसी तरह का है। एक कथन दिया हुआ है और उसके नीचे 3 कार्यवाहियाँ दी हुई हैं। तो कथन है, दिल्ली में प्रत्येक मानसून में बड़ी संख्या में लोग डेंगू से पीड़ित हो जाते हैं। ये दोस्तों कथन दिया हुआ है और कार्यवाहियाँ देख लेते हैं। पहली है, शहर के नगर पालिका प्राधिकरण को बरसात के मौसम में डेंगू की रोकथाम और नियंत्रण के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए। तो ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली के लोगों को बरसात के मौसम में अन्य शहरों को चला जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों, ये बिल्कुल गलत बात है। और नेक्स्ट है, लोगों को मानसून के दौरान मच्छर भगाने वाले साधन उपयोग करने चाहिए। तो ये भी दोस्तों बिल्कुल सही बात है। यानी कि दोस्तों पहला और तीसरी कार्यवाही हमारी जो है अनुसरण करती हैं। तो ऑप्शन में देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में आपको मिल जाएगा 1 एवं 3 दोनों अनुसरण करती हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों कथन निष्कर्ष पर ही आधारित है। यहाँ पर कथन है, सभी चिकित्सक रक्षक हैं। ये दोस्तों यहाँ पर हमने चिकित्सक बना लिए और ये जितने भी हैं सभी रक्षक हैं, ये रक्षक हो गए। और आगे है, सभी रक्षक महान हैं। ये दोस्तों जितने भी रक्षक हैं ये महान हैं। अब आगे कथन देख लेते हैं, निष्कर्ष देख लेते हैं। तो निष्कर्ष है, कुछ रक्षक चिकित्सक हैं। तो यानी कि दोस्तों कुछ रक्षक जो हैं वो चिकित्सक हो सकते हैं। और नेक्स्ट है, सभी चिकित्सक महान हैं। तो दोस्तों सभी चिकित्सक तो हमारे महान हैं ही, ये कुछ इस तरह से आया था, ये सभी चिकित्सक हमारे महान हैं। यानी कि दोस्तों दोनों अनुसरण करते हैं। तो ये ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी में आपको मिल जाएगा, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। तो आपको दोस्तों इन संख्याओं में बताना है कि भिन्न संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर आप अगर देखें दोस्तों 131, 137, 139 और 142, यानी कि दोस्तों ये तीनों संख्याएं जो हैं ये विषम संख्याएं हैं और 142 जो है ये हमारी एक सम संख्याएं है। यानी कि दोस्तों हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 142। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वह शब्द ज्ञात कीजिए जो अन्य तीनों से भिन्न हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, व्हेल, मगरमच्छ, कछुआ, मेंढक। इन दोस्तों इन चारों में आपको दिख रहा होगा ये तीनों जो हैं ये जल में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी। लेकिन दोस्तों व्हेल जो मछली होती है ये जल में ही रहती है। यानी दोस्तों हमारी व्हेल जो हो जाएगी वो यहाँ पर भिन्न हो जाएगी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सर्दियों की एक सुबह राधा स्कूल जाने के लिए अपने घर से बाहर निकली। फाटक खोलने पर फाटक की छाया उसके दाएं पड़ी। स्कूल जाने के लिए घर से निकलते समय राधा का मुंह किस दिशा में था। दोस्तों राधा का मुंह बताना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब फाटक की छाया उसके दाएं पड़ेगी तो उसका मुंह जो होगा वो दक्षिणी दिशा की ओर होगा। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। और आगे है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। और ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। और आगे है, यदि एस प्लस टी डिवाइड यू हो तो एस का यू से क्या संबंध है। तो एस का यू से संबंध बताना है। तो यहाँ पर आप प्लस वाली देखेंगे हम, ये वाली समीकरण, तो आप देख सकते हैं ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। यानी कि दोस्तों एस जो है वो टी की पुत्री है। तो ये टी यहाँ पर और एस यहाँ पर, टी की पुत्री एस। आगे है डिवाइड, ये वाली देखेंगे हम, ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। यानी दोस्तों
टी जो है वो यू का पुत्र है, तो यू यहाँ पर और टी ये। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं यू का पुत्र हुआ टी और टी की पुत्री है एस, और यहाँ पर पूछा है एस का यू से क्या संबंध है, तो एस का यू से संबंध हो गया पोती का। तो पोती देख लेते हैं, ऑप्शन डी में हमें यहाँ पर दिख जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था, यदि भाग का अर्थ योग है, प्लस का अर्थ घटाव है, माइनस का अर्थ गुणा है और गुणा का अर्थ भाग है, तो निम्न समीकरण का क्या मान होगा। तो इस समीकरण का हमें मान बताना था कि इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाग का अर्थ है योग, तो यहाँ पर प्लस कर लिया हमने, और आगे है प्लस का अर्थ है घटाव, यहाँ पर माइनस कर लिया, और माइनस का अर्थ है गुणा, तो यहाँ पर हमने गुणा कर लिया, और आगे है गुणा का अर्थ है भाग, तो यहाँ पर हमने भाग कर लिया। अब यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों हम बोर्ड मास के नियम के आधार पर इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर 5 से हमें पहले भाग देनी होगी 90 को, तो 5 से इसको भाग देंगे, 5 का ना 5, यहाँ पर हो जाए 4 हो गया 40, और 5 अट्ठे 40, ये आ गया 18, और उसके बाद करनी होगी हमें दोस्तों यहाँ पर गुणा। तो 7 से अगर 18 की गुणा करें तो ये आ जाएगा 7 अट्ठे 56, और 7 का ना 7 और 5 12, 126, और आगे है प्लस 126 में अगर 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 129, और 129 में से अगर हम 4 माइनस कर देंगे तो ये बचेगा हमारे पास 125। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है दोस्तों 125, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, यदि भाग का अर्थ है योग, प्लस का अर्थ है घटाव, माइनस का अर्थ है गुणा और गुणा का अर्थ है भाग, तो निम्न समीकरण का मान क्या होगा। तो इसका समीकरण का मान बताना है हमें। तो यहाँ पर भाग का अर्थ दिया हुआ है योग, यहाँ पर प्लस कर लेते हैं, और आगे है प्लस का अर्थ है घटाव, तो यहाँ पर हम माइनस कर लेते हैं, और आगे है माइनस का अर्थ है गुणा, तो यहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं, और आगे है गुणा का अर्थ है भाग, तो यहाँ पर हम भाग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इसको भाग देनी होगी। तो 5 से अगर 60 को भाग देंगे तो 5 ही का ना 5, यहाँ पर बचा 1 हो गया 10, 5 दूनी 10 12, और 12 से अब 6 की गुणा करनी होगी, तो 12 छंग 72, तो यहाँ पर आ गया 72, और आगे हमें 2 ऐड करना होगा इसमें, तो 74, और 8 माइनस करना होगा, तो यहाँ पर 8 माइनस करेंगे 74 में से, ये आ जाएगा 66। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 66, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे दोस्तों जीके स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी निर्णय लेने में बाधा नहीं, यानी कि दोस्तों किसको निर्णय लेने में बाधा नहीं होती है। तो ये ऑप्शन है बहुत अधिक जानकारी, तो ये भी गलत बात है। दूसरा है बहुत कम जानकारी, तो दोस्तों बहुत कम जानकारी वाला तो निर्णय ले ही नहीं सकता। और तीसरा है कोई निहित स्वार्थ नहीं, हाँ दोस्तों जिसको कोई भी स्वार्थ नहीं होगा वो अच्छे से निर्णय ले सकता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 1 गीगाबाइट में, यहाँ पर डैश दिया हुआ है मेगाबाइट होते हैं, तो आपको बताना था 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं। तो दोस्तों 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं, आप सभी जानते होंगे, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 1947 में भारत में प्रति व्यक्ति की वार्षिक आय कितनी थी। तो दोस्तों 1947 के समय प्रति व्यक्ति भारत की आय की बात करें तो दोस्तों ये थी 249.60, यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की थी। दोस्तों काशी विद्यापीठ वाराणसी की जो स्थापना की थी वो की थी शिव प्रसाद गुप्ता ने, बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध, आपको बताना था गौतम बुद्ध वहाँ पर क्या हुआ था। दोस्तों कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, तो यहाँ लिखा हुआ है यहाँ मर गए थे, डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था नवंबर 2018 में शहरी आधारभूत संरचना पर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था। दोस्तों नवंबर 2018 में शहरी आधारभूत संरचना पर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन जो आयोजन किया गया था वो नई दिल्ली में किया गया था, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था नवंबर 2018 में विश्व सीमा शुल्क संगठन यानी कि WCO की क्षेत्रीय बैठक किस शहर में हुई थी। दोस्तों नवंबर 2018 में विश्व सीमा शुल्क संगठन की जो क्षेत्रीय बैठक हुई थी वो जयपुर में हुई थी, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लेने की प्रक्रिया के 7 चरणों का पहला कदम है। दोस्तों आपको बताना था कि निर्णय लेने में जो सबसे पहला चरण है वो कौन सा है। दोस्तों निर्णय लेने में सबसे पहला जो चरण होता है वो होता है निर्णय की पहचान करना, ये ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था यदि आप अधिक रैम स्थापित करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ आधारित कंप्यूटर पर क्या असर होगा। दोस्तों यदि आप अपने कंप्यूटर में ज़्यादा रैम का यूज करते हैं तो आपका जो कंप्यूटर है वो तेज़ी से काम करेगा, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन पूछा जाता है 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या थी। दोस्तों 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर थी वो थी 18.33। बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तर प्रदेश डैश का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है वो आम का उत्पादन करता है। सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य कौन सा है। दोस्तों भारत का जो सबसे ज़्यादा तांबा उत्पादन करता है वो मध्य प्रदेश राज्य करता है। डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2017-18 में स्वदेश दर्शन योजना के तहत कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। दोस्तों दर्शन योजना के तहत 11 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था श्री रामायण एक्सप्रेस के भारत खंड के लिए यात्रा की अवधि कितने दिनों की है। दोस्तों श्री रामायण एक्सप्रेस के भारत खंड के लिए यात्रा की जो अवधि रखी गई है वो 16 दिन की रखी गई है। सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आरबीआई की जब स्थापना हुई थी तब इसका केंद्रीय कार्यालय डैश में स्थित था। यानी दोस्तों आपको बताना है कि इसका केंद्रीय कार्यालय कहाँ था। दोस्तों जब आरबीआई की स्थापना हुई थी इसका जो केंद्रीय कार्यालय था वो कोलकाता में स्थित था। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मूल्य लेखांकन समीकरण क्या है। दोस्तों मूल्य लेखांकन जो समीकरण होती है वो होती है संपत्ति बराबर देयता प्लस इक्विटी। डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सदाचार सिद्धांत के तहत निम्न में से कौन सा नकारात्मक व्यवहार दर्शाया नहीं गया है। दोस्तों सदाचार सिद्धांत के तहत ईमानदारी को जो है नकारात्मक व्यवहार नहीं बताया गया है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों के लिए महिलाओं की संख्या क्या था। दोस्तों 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में जो लिंग अनुपात था वो था 1000 पुरुषों पर 946 महिलाएं। सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था श्री सैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है। दोस्तों श्री सैलम बांध जो बनाया गया है ये कृष्णा नदी पर बनाया गया है। बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक वह कम से कम, यहाँ पर डैश दिया हुआ है, साल के लिए उच्च न्यायालय का या 2 या अधिक ऐसी अदालतों का उत्तरवर्तन में वकील न रहा हो। दोस्तों आपको बताना था कि यहाँ पर क्या आएगा। तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए आपको कम से कम 5 वर्ष के लिए किसी उच्च न्यायालय में या 2 से अधिक छोटे न्यायालयों में काम करा होना चाहिए, तो तभी आप जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए चुने जा सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा दोस्तों 5 वर्ष, यानी कि दोस्तों बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैंने आपको सभी क्वेश्चनों के सही आंसर बताए हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो दोस्तों या शेयर करो और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर दोस्तों आप हमारे इस चैनल पर नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में उस बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि तुम्हें हमारी आने वाली सही वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।